अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक। जो भी आपको पूछना होगा रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन या कोई भी क्वेश्चन आपको होगा रिगार्डिंग दिस साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, वो आप बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो आपका जो ये पीडीएफ है नोट्स है, मैंने बोला है आपको, मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी आई विल सेंड इट किस पे मैं सेंड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। वो ज्वाइन ज़रूर करके रखना आप, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हमने एक लेक्चर इसका कंप्लीट किया जिसमें हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा, और उसके डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े थे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, और थोड़ा सा हिस्ट्री का भी पढ़ा था, ठीक। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक। और जो मेन टॉपिक है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस फर्स्ट चैप्टर, दैट्स मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ठीक। तो इसको हम चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। कहीं पे कुछ पूछना होगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन या मैं इसको प्रीमियर रखूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप लाइव चैट में आओ, फिर वहाँ पे आप बता सकते हैं जो आपको डाउट आ जाएगा इसमें, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, ठीक, इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमें बिहेवियर स्टडी करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, वो हम अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक। पहली जो मेथड है दैट्स द इंट्रोस्पेक्शन, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा कि इंट्रोस्पेक्शन ये क्या होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या है। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने ही बिहेवियर को क्या करूँ, ठीक है, ऑब्जर्व करूँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ बिहेवियर, उसी को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, देखो यहाँ पे लुकिंग इनटू वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। खुद को ही एनालाइज किया करना, ठीक है, व्हाट आई एम, ठीक है, मैं क्या हूँ, ठीक। मेंटल प्रोसेस को चेक करना, सारा कुछ फिजिकली हेल्थ या सब कुछ जो इसमें आता है वो सारा ऑब्जर्व करना है आपको, एनालाइज करना है, खुद को आपको इसमें एनालाइज करना है, किस मेथड में, इंट्रोस्पेक्शन में, ठीक। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, it is a process that involves looking inward to examine one's own thoughts and emotions, ठीक है। खुद के जो इमोशंस है, खुद के जो थॉट्स है, उनको पहले देखना है, फिर जाके उनको क्या करना, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या मुझ में कौन सी इमोशंस है, थॉट क्या है, ठीक। और जो मुझे पता है वो दूसरे को मत पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके इमोशंस अलग है, आप सैड हो, बट बाहर से क्या दिखा रहे हो, मैं खुश हूँ, बट आपके जो अंदर जो सैड ये एक फीलिंग है, ठीक है, दूसरे को वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। हम इसके बाद इसके जो मेरिट्स है वो डेमेरिट्स है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक। ए पर्सन हु सर्वाइव्ड आफ्टर फीटल एक्सीडेंट मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन हाउ ही इज फीलिंग आफ्टर नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। देखो एक पर्सन, एक आदमी है, ठीक है, उसका जो फीटल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका फीटल एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद उसको पूछा जाता है कि आपकी जो फीलिंग्स है अभी क्या है, आपके हिसाब से क्या, वो तो गमगीन होगा ना, सैड होगा ना, ठीक है, क्योंकि उसकी फीटल ये एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। यही इससे पता हम चला सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स है, ठीक है, उसके अंदर से कौन सी फीलिंग्स है, ठीक। देन पेशेंट विल लुक इनसाइड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद की तरफ देखेगा, कौन सा पेशेंट या पर्सन, ठीक है, जिसको हमने पूछा, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन हिज डीप फीलिंग, वो फिर जो उसकी जो फीलिंग है, से डीप फीलिंग्स है, वो उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, आराम से। उसके बाद इसकी मेरिट्स, इस मेथड की जो इंट्रोस्पेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है, इसकी मेरिट्स हम पढ़ते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, शॉर्ट करके, कोई लंबा नहीं लिखा है, आपको जो एग्जाम में ज़रूरत है वही मैंने इस सीरीज में लिया है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। मेरिट्स क्या है इसमें, इट्स वेरी हेल्पफुल इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन टाइम। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी जो ऑब्जर्वेशन है या अपने थॉट्स या इमोशंस है उनको ऑब्जर्व करना होगा, तो इस मेथड से मैं खुद के जो फीलिंग्स है मुझे वो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है, दूसरा नहीं कर सकता, याद रख लेना। विदाउट डिपेंडिंग ऑन टाइम, डज नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, इसको कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, ये है इसके मेरिट्स, ठीक है। इसके बाद और एक मेरिट है, इट गिव इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, फॉर एग्जांपल आपके अंदर जो है वो तो आप ही कर सकते हो ना एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसको हम बोलते हैं कि आप आपके अंदर अंदर जो इमोशंस है उनको एक्सप्लेन करो, आप मत कर सकते हो, वो खुद कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना उसके अंदर इमोशंस होगी, फीलिंग्स होगी, थॉट्स होंगे, वो खुद बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है बिहेवियर का। उसके बाद इन एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है, इन एक्सपेंसिव मेथड एंड ईजी है, ठीक है, ग्रेट सोर्स ऑफ पर्सनल नॉलेज, ठीक।
उसके बाद डेमेरिट्स क्या है इसके दीज फाइंडिंग्स कैन नॉट बी कंफर्म्ड बाय अदर्स। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे खुद के जो इमोशंस मुझे पता है, दूसरे को मत पता है, तो दूसरा नहीं ढूंढ सकता है मेरे अंदर क्या है, ठीक है, इसका डेमेरिट है। दिस मेथड कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। मतलब ये मेथड हम चिल्ड्रन के लिए यूज़ नहीं करते, जिनको मतलब जो मेंटली फिट नहीं होंगे वो मत बोल सकते हमारे अंदर इमोशंस या फीलिंग्स वो उनके अंदर क्या है वो मत बोल सकते, क्योंकि चिल्ड्रन है। उसके बाद कैन नॉट बी रिपीट, ये हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारी दूसरी मेथड है, दैट्स द ऑब्जर्वेशनल मेथड। आई होप दैट आपको इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह एक आएगी आपको, फॉर एग्जांपल आपको आएगी मतलब एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन मेथड एंड मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड इसका पहला पॉइंट ये लिखना, इट्स एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है, याद रख लेना, इट इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड इज ए सिस्टमैटिक एंड केयरफुल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो भी सिस्टमैटिक या केयरफुल रिकॉर्डिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जर्व कोई ठीक है कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको क्या करना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, उस मतलब किस में हम करते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड में। इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स है ये सिंपल है, थोड़ा मैंने शॉर्ट है इसमें, फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, बिहेवियर कैन बी नोटिस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर रहे हो ना, आप ऑब्जर्व नोटिस कर रहे हो, तो दूसरे बंदे को आप डिस्टर्ब मत कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग द पर्सन, ठीक है। उसके बाद इसके डिमेरिट्स ऑब्जर्वेशनल मेथड के, देयर कुड बी चेंज ऑफ सब्जेक्ट टू बायसेस, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू बायसेस होता है, ठीक है। इट लाइक्स रिपीटेबिलिटी, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है किसके, ऑब्जर्वेशन मेथड के। अब नेक्स्ट जो हमारी मेथड है दैट्स द केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं इन ए केस स्टडी ए रिसर्चर स्टडीज द सब्जेक्ट इन डेप्थ, ठीक है। इसमें हम मतलब कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम डेप्थ में क्या करते हैं, स्टडी। द रिसर्चर कलेक्ट्स डाटा अबाउट द सब्जेक्ट थ्रू इंटरव्यूज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखो ये क्या करता है, जब ये इसको रीड करता है ना, स्टडी करता है किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, इन डेप्थ, उसके बाद जो इसने मतलब इसमें स्टडी किया उसको उस डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। किसके बारे में, जो इसने सब्जेक्ट के बारे में जो पढ़ा, ठीक है, उसको क्या करना है, कलेक्ट को उस डाटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है। किसके थ्रू करना है, इंटरव्यूज के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू और एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स अबाउट द सब्जेक्ट। उसके बाद इसको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, जो इसने सब्जेक्ट के बारे में जो इसने इन डेप्थ नॉलेज निकाली, ठीक है, जो इसने इन डेप्थ मतलब स्टडी की, ठीक है, उसको क्या करना है, फिर बाद में रिकॉर्ड करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो ये है ना, ये केस स्टडी, इसको हम अलग से क्या करेंगे, इसके जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है वो अलग से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको हम साथ में पढ़ेंगे किसके साथ, सर्वे मेथड के साथ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा सर्वे मेथड, ये नेक्स्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे इज द वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर, ओपिनियन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और इवेंट। उसके बाद ओपिनियन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस और इवेंट, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल से क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सर्वे इसी को कहते हैं ना, सर्वे करना, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से हम क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, या उनकी जो ओपिनियन है उसको स्टडी करना, एटीट्यूड को स्टडी करना, एक्सपीरियंस या कोई भी इवेंट वहाँ पे होगा, ठीक है, उसको क्या करना, ऑब्जर्व एंड स्टडी करना, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मैंने आपको बोला इसमें हम क्या लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनियर्स। इसमें हम क्या करते हैं, यूज क्वेश्चनियर्स, ठीक है। क्वेश्चनियर्स मतलब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, बोलो मुझे ऐसा ऐसा ऐसा, वो आपको क्या देगा, जवाब, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा आपको, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके ओपिनियन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, ऐसे ही पता चलेगा। मतलब ये याद रख लेना, क्वेश्चनर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो सर्वे मेथड है इसमें हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाई यूजिंग द क्वेश्चनियर्स, ठीक है। इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल्स एंड इंटरव्यूज इसमें हम यूज करते हैं फॉर गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद मेरिट्स ऑफ केस स्टडी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके मेरिट्स है, ठीक है। प्रोवाइड रिच क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है, जो केस स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी है, ठीक है। एक सेकंड, ये है ना जो मैंने अभी पढ़ा है ऊपर, केस स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी। इसमें क्या है, इसका मेरिट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देखो आप, प्रोवाइड्स रिच क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है, एक मतलब रिच क्वालिटेटिव डाटा हमें देता है, ठीक है। डाटा कैन बी फर्दर यूज फॉर अनदर मेथड एज वेल। जो इसका डाटा होता है मतलब केस स्टडी या क्लिनिकल मेथड का, इसका जो डाटा होता है ये हम फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द अनदर मेथड, ठीक है।
डिमेरिट्स इसके क्या है? डिमेरिट्स इसके ये है कि रॉन्ग क्लिनिकल डाटा कैन मेक होल डाटा रॉन्ग। फॉर एग्जांपल कोई भी क्लिनिकल डाटा हम लेते हैं, अगर कोई जो क्लिनिकल हमें कोई भी डाटा रॉन्ग हो गया, गलत लिया हमने क्लिनिकल डाटा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा जो मतलब डाटा होगा वो गलत हो जाएगा, मतलब रॉन्ग वो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है, जो भी डाटा फ्रेम होगा वो सारा गलत हो जाएगा एक क्लिनिकल डाटा गलत होने से, ठीक है। ओवर जनरलाइजेशन एंड नो ऑब्जेक्टिविटी, इसमें मतलब क्या होता है कि डिमेरिट क्या है इसमें, ओवर जनरलाइजेशन, मतलब इसमें ज़्यादा जनरलाइजेशन होती है और ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सर्वे मेथड, सर्वे मेथड इसके जो ये हमने पढ़ा, सर्वे मेथड क्या हम लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, एटीट्यूड्स देखते हैं, या कोई भी इवेंट हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनियर। मैंने आपको बोला सर्वे मेथड में हम ये करते हैं। उसके मेरिट्स हम पहले पढ़ते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। देखो अगर आप क्वेश्चनियर्स लगाओगे, ठीक है, जल्दी जल्दी, उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारा जो डाटा होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसके डिमेरिट है बिहेवियर के नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, इससे हम बिहेवियर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, के नॉट एनालाइज करेक्टली, क्योंकि जब हम क्वेश्चनियर देंगे वो आपको क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन या पेपर देंगे, ठीक है। देखो ये जो सर्वे मेथड है ना, इसमें हम पेपर का भी यूज़ करते हैं, पेपर पेन का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये डिमेरिट क्यों है कि इसमें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिहेवियर, क्यों? देखो जब आप पेपर दोगे, ठीक है, पेपर दोगे उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और पेन दोगे, ठीक है, इसमें हम ये यूज़ करते हैं, लिख लेना, इसमें हम पेपर पेन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल। उसके बाद जब आप वो आंसर लिखिएगा, ठीक है, वो गलत भी लिख सकता है, ठीक है, उसका आंसर, उसकी वजह से उसका जो ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलेगा। जब आप आंसर उसको पूछोगे, मतलब वाइवा करोगे, उसकी वजह से आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम पेपर पेन का यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर्स के लिए, ठीक। उसके बाद जो फिफ्थ जो हमारी मेथड है, दैट्स द एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, थोड़ा सा ये मेथड जो बड़ा है, ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें साइकोलॉजी में। इट्स पावरफुल, हाईली डेवलप्ड एंड एक्यूरेट। देखो जो ये एक्सपेरिमेंटल है, एक तो पावरफुल मेथड है, हाईली डेवलप्ड है, और एक्यूरेट क्या देता है, आंसर देता है, ठीक है। डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेस्ट करते हैं जो भी किसी ने कोई हाइपोथेसिस दिया होगा किसी कॉज का या किसी भी इफेक्ट का, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं उसको। रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हम किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं, ठीक है, याद रख लेना। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये हम जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें करना होगा, हम उसमें कंट्रोल कर देना। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमें किसी में डालना होगा, अगर हम उल्टा कुछ डालेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से बर्स्ट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेप्स है इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में, इसमें कुछ स्टेप्स है, ये हम एक एक करते पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइंड है, पहले हमको क्या करना है, फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। पहले हमको एक वैलिड क्वेश्चन ढूंढना है, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको क्या करना है, ढूंढना है। उसके बाद क्या करना है, डिफाइन स्टडी वेरिएबल, उसको हम क्या करना है, उनको हम मतलब उसके बाद क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम दिया है, उनको क्या करना है, डिफाइन करना है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमें किसका सोल्यूशन निकालना है। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, उसके बाद हमें एक हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस आपको पता है जो मतलब एक देखो लॉ और हाइपोथेसिस में ये फर्क होता है। लॉ होता है मतलब जो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो हाइपोथेसिस होती है वो कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक। रिव्यू करेक्ट नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है या जो ये सब्जेक्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिलेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल, एक सेकंड, सिलेक्ट एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होना ये सिलेक्ट करना है। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डाटा, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये एक्सपेरिमेंट हमें आप करना है उसको परफॉर्म करना है, हमें करना है अभी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो हमें डाटा मिलेगा वहाँ से उस एक्सपेरिमेंट से उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो ये डाटा है इसको आप देखना है ना, इसको एनालाइज करना है, हमें क्या मिला उसको उसके बाद क्या करना है, एनालाइज करना है। ये इसके कुछ स्टेप्स है, ठीक है। उसके बाद ड्रा कंक्लूजन, उसके बाद हमें कंक्लूजन निकालना है, ठीक। उसके बाद कुछ इसमें वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें पढ़ना है। फॉलोइंग वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें दो किस्म के मतलब वेरिएबल्स होते हैं किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड में। पहला जो वेरिएबल है दैट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसको कहते हैं, फैक्टर हुज इफेक्ट हैज टू बी स्टडीड और नोन एज कॉज। देखो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो फैक्टर मतलब
जिसका जो इफेक्ट है उसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है, या उसको हम काज कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इसका काज क्या है, मतलब वजह क्या है, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी को कहते हैं फैक्टर हुज इफेक्ट हैज टू बी स्टडीड, और इसको हम कहते हैं काज भी, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी काज को करते हैं स्टडी, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी को कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इट्स कॉन्सेप्ट विच इज डेंजर ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ये किसी पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है, याद रख लेना। और ये कंडीशन जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना, ये हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन करते हैं, ठीक है। जो हमें मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट में कोई भी सब्जेक्ट हमें क्या करना होगा चेंज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। फॉर एग्जांपल हमें कोई इसमें चेंज करना होगा, याद रख लेना, ये मैं इसमें भूल गया, हमें कोई भी इसमें मतलब ये एलिमेंट कुछ चेंज करना होगा इस एक्सपेरिमेंट में, दैट कंडीशन दैट एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, वो हम सॉरी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसको हमको चेंज करना है, ठीक। ये देखो फैक्टर्स विच हैज टू बी चेंज्ड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, जो भी फैक्टर्स है जिनको हमको क्या करना होगा चेंज, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड एन ओपिनियन ऑप्शन टू एनालाइज बिहेवियर इन साइंटिफिक वे, ठीक है, ये हमें एक मतलब ऑप्शन देता है ताकि हम एक जो साइंटिफिक बिहेवियर होता है, ठीक है, एक बिहेवियर होता है एक इंडिविजुअल का, उसको हम एनालाइज करें इन ए साइंटिफिक वे, ठीक। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, मैंने आपको पहले बोला ये एक अवेलेबल मेथड है, ठीक है, एक्यूरेट मेथड है, ठीक, डेवलपिंग मेथड है। उसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्मॉल सैंपल टाइम, ठीक है, इसमें दो देखो जो रिजल्ट का मतलब हमें फॉर एग्जांपल उसको जनरलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, या उसको हम क्या फाइनलाइजेशन हमें रिजल्ट देखना है अब, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है मतलब रिजल्ट एनालाइज करना है क्योंकि वहाँ से टाइम भी कम होता है, ठीक। तो इसका डिमेरिट है। मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है, इसका डिमेरिट है। ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर नॉट कवर, ठीक है, इसमें हम सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसमें हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम इसमें क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, हम पेपर पेंसिल देते हैं उनको, बोलते हैं कि क्वेश्चन देते हैं उसमें वो आंसर लिखते हैं, बट जो उसके अंदर है साइकोलॉजिकल मेंटली प्रोसेस होती है, मेंटल हेल्थ, ठीक है, या फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वो सब हमें पता नहीं चलता है इसमें, इसीलिए बोलता है कि यहाँ पे ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर नॉट कवर्ड इन दिस मेथड, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट्स द लास्ट मेथड, दैट्स डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इट्स ए साइंटिफिक अप्रोच विच एम्स टू एक्सप्लेन ग्रोथ चेंज एंड कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल का ग्रोथ, ठीक है, वो कैसे उसकी जो ग्रोथ है वो कैसे चेंज हो गई, डेवलपमेंट इसको कहते हैं ना, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है, वो उसकी जो ये डेवलपमेंट है उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, उसका जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल प्रोसेस है, वो कैसे चेंज हो गई और उसकी कंसिस्टेंसी कैसे रही, ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ स्पेन, ठीक है, इसमें हम यही सब करते हैं। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ हाउ थिंकिंग, फीलिंग, लैंग्वेज, इमोशंस एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट ए पर्सनस लाइफ, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला इसमें हम किसी इंडिविजुअल की फीलिंग देखते हैं, उसके इमोशंस देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, वो कैसे चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो कैसे चेंज हो गया थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। उसके बाद इसके मेरिट्स है, इफ पर्सन इज नॉट अवेलेबल देन आल्सो बिहेवियर कैन बी एनालाइज, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इसका मेरिट ये है कि अगर इंडिविजुअल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा उसका बिहेवियर हम एनालाइज कर सकते हैं, किस मेथड से, और डेवलपमेंटल मेथड से, याद रख लेना। इफ द जीनस आर सेम देन ये इसका डिमिनेट है, इट्स नॉट कंपलसरी दैट कैरेक्टर्स शुड बी सेम, ये तो ईजी है, ठीक है, इसको आप खुद देख लेना, ये डिमिनेट है इसका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू दी नर्सेज, या इसको हम दूसरा नाम अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है, ये भी इसमें हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग या रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, अंडर द ओन बिहेवियर, और सॉरी अंडरस्टैंड द ओन बिहेवियर है यहाँ पे, ठीक है, ये अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड हम इसमें करते हैं ओन बिहेवियर, खुद का बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करते हैं इसमें, ठीक है, साइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, मैं एज ए नर्स हूँ, ठीक है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगी, मैं उसका बिहेवियर पता चला सकता हूँ, ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, और हमें खुद का भी बिहेवियर पता चला सकता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्रिएट एन एफिशिएंट केयर प्लान, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम जब कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के साथ, जब हमें उनका बिहेवियर पता चलता है, उनके मेंटल प्रोसेस पता चलते हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस पता चलती है, उसके बाद हम अच्छे से एक केयर प्लान कर सकते हैं, एफिशिएंट केयर प्लान उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट, अंडरस्टैंड अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है।
रिकॉग्नाइज मेंटल इलनेस, ठीक है, ये आपको पता मतलब आप पता चला होगा, इसमें हम मतलब मेंटल इलनेस जो होती है पेशेंट्स की, ठीक है, उनको हमको क्या करना है, रिकॉग्नाइज। एनहेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन को एनहेंस करना। फॉर एग्जांपल हम कोई दो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उनका जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो कम हो जाता है, ठीक है, मतलब उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको एनहेंसमेंट होता है, ठीक है। डील विद चैलेंज ऑफ लाइफ, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ पेशेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोला, एक इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट होगा उसका जो बिहेवियर होगा उसको अंडरस्टैंड करना ताकि हम उसको एक क्वालिटी केयर दे सके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्सेज टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस एंड ओवरकम बैरियर्स, ये मैंने आपको बोला, ठीक। इट विल हेल्प द नर्सेज It will help the nurse to understand the influence of lifestyle on health and factors that motivate health related behavior. For example, अगर किसी पेशेंट कोई पेशेंट मैं एज ए नर्स उसको बताता हूँ कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, ठीक है, जब उसका लाइफस्टाइल गलत होगा तो मुझे समझ आएगा नहीं इसका लाइफस्टाइल ये खाता पीता सारा कुछ गलत है, तो उसको मैं बता सकता हूँ, मुझे समझ आएगा नहीं, कम्युनिकेशन की वजह से मुझे पता चल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैं पता लगाऊंगा नहीं इसका जो लाइफस्टाइल है वो गलत है, फिर उसको मैम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उसके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या बिहेवियर होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें इसका ये पता चलता है। तो एट द एंड ये चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। आई होप दैट आपको ये सारा चैप्टर क्लियरली अच्छे से समझ आएगा। मैंने इसमें खाली 2 लेक्चर्स लगाए क्योंकि आपका नज़दीक है एग्जाम, ठीक। इसके बाद मैं सोशियोलॉजी का या पहला चैप्टर उठाऊंगा, ठीक, उसके बाद जो साइकोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर, पहले इसका एक उसका एक, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं PDF जो है ना मैं सेंड करूँगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना ज़रूर।